हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। पर्यावरण की सीरीज में आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आप जान लें जैव भू रसायन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, यह सारी क्लासेस चल चुकी हैं। यदि इसकी आपको जानकारी पानी है तो आप इस वीडियो को देख लें। आज फ़िलहाल पर्यावरण में गत्यात्मकता टॉपिक के अंतर्गत आज जो हमारी टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है वह है नाइट्रोजन चक्र। तो आज आप मिल करके नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है। तो नाइट्रोजन चक्र यह पूरे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में यह 78% पाया जाता है। पूरे वायुमंडली जो दशाएं हैं, वायुमंडली जो गैसें हैं, इस पूरी वायुमंडली गैसों में इसकी मात्रा, इसका प्रतिशत जो है 78% है। N2 इसकी मात्रा 78% है। अब यह वर्क कैसे करता है, नाइट्रोजन चक्र काम कैसे करता है, तो आप पहले यह जान लीजिए, यह जीवों में यौगिक रूप में पहुंचता है। नाइट्रोजन जीवों में कैसे पहुंचती है? मूल अवस्था में नहीं पहुंचती है। नाइट्रोजन मूलतः मूल अवस्था में वायुमंडल में विद्यमान है। वायुमंडल की नाइट्रोजन मूलतः मूल रूप में जीवों में, पौधों में नहीं पहुंचती है, वह यौगिक के रूप में पहुंचती है। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पौधे में, फिर जीवों में पहुंचती है और यहाँ से एक सर्किल, एक चक्र की, एक साइकिल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगले क्रम में हम देखेंगे पौधे अमोनिया, लवण या नाइट्रेट के रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं। एक पौधा नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करता है? तो वह अमोनिया के रूप में, लवण के रूप में, नाइट्रेट को वह मृदा से, भूमि से, धरती के वह ऊपरी जो प्रॉपर्टी क्रस्ट है वहाँ से वह ग्रहण करता है। इसके बाद है वियोजन के बाद यह पुनः वायुमंडल में चली जाती है। अब यहाँ देखिए, वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, वह 78% नाइट्रोजन सबसे पहले जब बदलती है अपने रूप को, तो वह कन्वर्ट होकर के यौगिक के माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे ग्रहण करके फिर जीवों में जाती है और जीवों के वियोजन के बाद, उनके टूट फूट के कारण, उनके मृत्यु के बाद वह कहाँ चली जाती है? मिट्टी में सब घुल मिल जाते हैं। वह चाहे पौधे के रूप में हो, पौधा जब सड़ता है, गलता है, उसकी पत्तियां सड़ती और गलती हैं, तो पौधे जब विनष्ट होते हैं, पौधे जब नष्ट होते हैं तो उनके अवशेष सड़ गल करके मिट्टी में मिलते हैं। जीवों के अवशेष वियोजित होकर के सड़ गल करके मिट्टी में मिलते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन एक चक्र को प्राप्त होता है और वह चक्र कैसे कैसे, किन किन घटकों से आगे बढ़ता है, उसकी हम आप मिलकर के चर्चा करेंगे। तो यह बात हो गई वियोजन के बाद यह पुनः वायुमंडल में चली जाती है। जब पौधे और जीव से वह विघटित होता है, वियोजित होता है, तो कुछ मात्रा में मिट्टी में और कुछ वायुमंडल में पुनः चला जाता है नाइट्रोजन का स्वरूप। यह ग्रहण, संगठन, वियोजन की क्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। यदि नाइट्रोजन इतने बिंदुओं से गुजरता है, नाइट्रोजन यह ग्रहण करने की प्रवृत्ति, नाइट्रोजन में संगठन, इकट्ठा होने की शक्ति, नाइट्रोजन का जब वियोजन होता है, यह सब कुछ एक शब्द में कहा जाएगा तो वह होगा क्या? चक्र। कहीं ग्रहण हो रहा है, कहीं विघटन हो रहा है, कहीं वियोजन हो रहा है, कहीं नाइट्रोजन मूल रूप से निकल करके यौगिक रूप में बदल रही है। यह सारी प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में जो चल रही है, इसी का नाम है चक्र। एक सर्किल बनती है। तो ग्रहण, संगठन, वियोजन, यह सारी क्रिया चक्र कहलाती है। छठा पॉइंट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थानांतरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थानांतरण कैसे होता है? हम आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। फसलों में जब रबी की फसल ली जाती है तो उसमें दो दाल की जो फसलें होती हैं, खास तौर से मैं एक नाम ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। चने की दाल, रहर की दाल,
इस तरह दो दाल की जो फसलें हैं सब में, लेकिन प्रमुखता से आप अरहर की बात करें, अरहर क्या करती है, अरहर का पौधा जैसे ही बड़ा होता है वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को शोषित करता है। जब अरहर का पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करके वह स्टोर कहाँ करता है, अपनी जड़ों में। आप इसीलिए देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जब अरहर की फसल की कटाई होती है तो वह जड़ से छोटा सा भाग ऊपर काटा जाता है। जो अरहर का पौधा होता है वो अरहर का पौधा लगभग 1 से 2 इंची ऊपर काटा जाता है। क्यों? अब आप यह प्रश्न करिएगा क्यों, तो उसका एक सिंपल उत्तर है, या आप कभी जाकर के देख लीजिएगा, जहां भी अरहर के पौधे हैं वहां फसल है, हमेशा अरहर के पौधे को 1 से 2 इंच ऊपर काटा जाता है। कारण यह है कि जो वह दाल वाली फसल है, जो अरहर की फसल है, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो शोषित करके अपनी जड़ों में स्टोर की है, इसीलिए 2 इंची ऊपर काटा जाता है कि जब उस खेत की दोबारा जुताई होगी तो वह स्टोर नाइट्रोजन उसमें सड़ गल करके फिर मृदा को प्राप्त हो जाएगी। और जब वह नाइट्रोजन मृदा को प्राप्त होगी फिर उस खेत में, फिर उस क्षेत्र में, फिर उस मिट्टी में अगली जो फसल डाली जाएगी, उस अगली फसल को नाइट्रोजन फिर कहाँ से मिलेगी? मिट्टी से। तो आप इस बात को बड़े सरलता से, बड़े सहजता से, बड़े गंभीरता से सुनिए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन इकट्ठा किया? अरहर का पौधा। वह पौधा जब स्टोर किया तो कहाँ रखा? अपने जड़ों में। और जब वह जड़ों में रखा तो उस अरहर की फसल के पौधे तने को काटा गया, तो फिर वह जब जुताई हुई तो वह जो गांठ थी अरहर की जड़ की गांठ, फिर जुताई में वह सड़ गल करके मिट्टी में मिल गई। और मिट्टी में मिलने के बाद यह जब अगली फसल उस खेत में बोई गई तो उस अगली फसल के पौधे को जो नाइट्रोजन मिलनी चाहिए वह मिट्टी से ग्रहण किया। और वह मिट्टी से नाइट्रोजन कहाँ से मिली? उस अरहर के जड़ के पार्ट को जोतने, बोने, सड़ने, गलने के प्राप्त जो मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त हुई, वह नाइट्रोजन पूर्व में उसके पास मिट्टी में जो अवशेष नाइट्रोजन थी वह नाइट्रोजन सब मिल करके अगली फसल जो पौधे की आई उसको नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो यह एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल चक्र, कार्बन चक्र, सब में यही बातें हैं। यह एक सर्किल में घूमते हैं। उसी में से आज यह बात नाइट्रोजन की चल रही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे में, पौधे से जीवों में, जीवों से फिर सड़ने गलने से मिट्टी में, और कुछ शेष भाग वायुमंडल में चला जाता। तो एक सर्किल, एक चक्रीय व्यवस्था पूरी होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थानांतरण होता है, मृदा से पौधे में, पौधे से प्राणियों में, और फिर इनका विघटन होकर के समाप्त हो जाता। जो अभी मैंने चर्चा की कि अरहर का पौधा उसके सड़ने गलने के जड़ के भाग के फिर मिट्टी में मिलने से फिर वह पौधा जब अगली फसल में आया तो उसने लिया, फिर उस पौधे को कोई न कोई जीव, हम आप सारी जो फसलें आती हैं, कृषि की जो फसलें आती हैं, हम आप उसका कहीं न कहीं खाद्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में सेवन करते हैं। तो वह नाइट्रोजन वायुमंडल से चली पौधे में, पौधे से मिट्टी में, मिट्टी से फिर पौधे में, और पौधे से फसल में, और उस फसल के बाद हमारे भोज्य पदार्थ के माध्यम से शरीर में, और फिर हमारी शरीर जब सड़ती गलती है, मृत होती है, तो फिर मिट्टी में और कुछ शेष भाग वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह एक नाइट्रोजन की सर्किल, एक नाइट्रोजन की साइकिल, एक नाइट्रोजन का चक्र पूरा हुआ। यह कार्य भौतिक रासायनिक रूप से चलता रहता है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन चक्र की, यह नाइट्रोजन चक्र 3 फॉर्मेट में चलता है। एक भौतिक स्वरूप के द्वारा नाइट्रोजन का चक्र या घेरा बनना, एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चक्रीय व्यवस्था को प्राप्त होना, एक जैविक प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात भौतिक परिवेश से, रासायनिक और जैविक, ये तीनों स्वरूप मिलकर के नाइट्रोजन की चक्रीय व्यवस्था को गति देते हैं। और यही गति चक्रीय आधार बनती है, और एक शब्द में इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र।
अब प्रथम चरण इसका शुरू होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तड़ित से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तड़ित, जब बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, तो उस लाइटिंग से, उस बिजली से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो तत्व होते हैं वायुमंडलीय व्यवस्था में, वायुमंडलीय परिक्षेत्र में, फिर वह क्या होते हैं, उस तड़ित, उस लाइटिंग से कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, और यह नाइट्रिक ऑक्साइड NO में बदल जाता है। एक चक्र यह हुआ, यह प्रथम चरण का पहला पार्ट है। प्रथम चरण का यह पहला पार्ट है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तड़ित अर्थात बिजली के कौंधने से, बिजली के कड़कने से, लाइटिंग होने से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तत्व नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है, अतिरिक्त ऑक्सीजन के संयोग से यह पैराक्साइड NO2 में बदल जाता है। अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन है और वहाँ संयोग करके यह पैरा ऑक्साइड में बदल जाता है। तीसरा है, पुनः जल के संयोग से नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। पुनः जब यह संयोग से ऑक्सीजन का अतिरिक्त जब संयोग होता है तो पैराऑक्साइड में बदलेगा। पैराऑक्साइड में बदलने के बाद पुनः जल से संयोग करेगा, और जब यह जल के संयोग में आएगा तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। आप देखें आकाश में तड़ित झंझावत होते हैं, तूफान चलते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो यह सब वही एक प्रक्रिया का पार्ट है, उसी का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रियागत व्यवस्था नेचर की, प्रकृति की चलती रहती है। तो यह जल के संयोग से नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, जिसका इंग्लिश फॉर्म है HNO3, और वर्षा के साथ मृदा में आता है। मैं वही बात कह रहा था, जब वर्षा होगी तो वर्षा की बूंदें जब धरातल पर पड़ती हैं तो फिर वही नाइट्रोजन जल के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। तो यह एक प्रथम चरण है नाइट्रोजन चक्र की व्यवस्था का। अब है मृदा, चूना और क्षार। नाइट्रोजन जब मृदा से, चूना से और क्षार से अभिक्रिया करता है, विशेष अभिक्रिया करता है, तो वह नाइट्रेट में बदल जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, नाइट्रोजन जब मृदा से चूना और क्षार के द्वारा अभिक्रिया करके आगे बढ़ता है तो वह नाइट्रेट में बदल जाता है। फिर इसका पांचवा पॉइंट है, कुछ पौधों में, दलहनी फसलों में, के जड़ों में, बैक्टीरिया में और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी मृदा में भर देते हैं। अभी मैंने जो चर्चा की थी कि दाल वाली फसलें, दलहनी फसलें में यह मृदा के माध्यम से दलहनी फसलों में, बैक्टीरिया में, वायुमंडलीय परिक्षेत्र में यह नाइट्रोजन अपना स्वरूप चलता रहता है, गति के साथ वो आगे बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे जहाँ जिसके संपर्क में आता है वह अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो ये सारी जानकारी 5 पॉइंट प्रथम चरण की है। द्वितीय चरण जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में क्या होता है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे बहुत से तत्वों को ग्रहण करते हैं। चूंकि आज चर्चा नाइट्रोजन की चल रही है तो आज का फोकस केवल नाइट्रोजन पर है। एक पौधा जब उगता है, अंकुरित होता है, तो वह पौधा अपने पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। उन्हीं पोषक तत्वों को लेकर के वह स्वस्थ होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, आगे बढ़ता है। और वह पोषक तत्वों में से एक तत्व है नाइट्रोजन। और वह नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से, वायुमंडल से, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा और जैविक प्रक्रिया के द्वारा। यह भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया से जब एक पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है तो ये दूसरे चरण के अंतर्गत है। नाइट्रोजन ग्रहण करके कार्बनिक विधि से वह जीवों में बदल देता है, कार्बनिक विधि से जीव को देता है। स्पष्ट हो गई बात कि जब
पौधा मिट्टी से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है तो वह क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, और वह जब ग्रहण कर लेगा तो वह अपनी एक कार्बनिक प्रक्रिया है, उस कार्बनिक प्रक्रिया से वह किसको देता है, जीवों को देता है। जैसे खाद्यान्न पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में ग्रहण करता है, और उस प्रत्येक जीव में जो नाइट्रोजन है वह कहाँ से मिलती है, कार्बनिक प्रक्रिया के माध्यम से जीव में मिलती है। और यह कार्बनिक प्रक्रिया कौन करता है, पौधे। तो पौधे का मूल स्रोत नाइट्रोजन का कहाँ से मिला, मिट्टी से, वायुमंडल से। वायुमंडल और मिट्टी से नाइट्रोजन पौधा ने लिया, पौधे ने फिर उसको कार्बनिक प्रक्रिया से जीव को दिया, फिर जीव अपने भोज्य पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करके स्वस्थ, पुष्पित, पल्लवित, हेल्दी होकर के बढ़ते हुए उम्र के अवसान के साथ जैसे ही वह मृत होता है, मृत प्राय होता है, उसके मृत शरीर फिर पुनः या तो जला दी जाती है या तो मिट्टी में दफन कर दी जाती है। तो जो शरीर में हमारे नाइट्रोजन है पुनः मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए एक सर्किल पूरी होती है, एक साइकिल पूरी होती है। वायुमंडल और मिट्टी से जो नाइट्रोजन पौधे में चला, पौधे ने कार्बनिक प्रक्रिया से जीव को दिया, जीव जब डेथ हुई, मृत हुआ, तो फिर पुनः कहाँ चला गया, मिट्टी को, और उसका कुछ अंश वायुमंडल को चला गया। तो साइंस का नियम ही है, ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा, जहाँ से जितना लिया वहाँ उतना उसको सुपुर्द कर दिया। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है जो लगातार सनातन चलते रहता है, और यही सनातन, यही शाश्वत प्रक्रिया उसकी इस पूरे प्रकृति को बनाए हुए है। जिस दिन इसमें अवरोध खड़ा होगा, यह चक्री व्यवस्था समाप्त होगी, प्रकृति के पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी साइकिल में, किसी भी चक्री व्यवस्था में हम कहीं न कहीं जो अवरोध खड़ा कर रहे हैं, आधुनिक मानव, तकनीकी मानव, आर्थिक मानव, भौतिक मानव, यह सारे जो ब्रेकर पैदा कर रहा है प्रकृति के इन चक्रों में, कहीं न कहीं अपने लिए हम भस्मासुर साबित होंगे, क्योंकि यह प्रकृति का अवरोध हमारे लिए संकट का कार्य करेगा। अगले क्रम में तीसरा बिंदु शुरू होता है, और इस तीसरे चरण में पहला है पौधे प्राणी के मरने पर वियोजक जीव इससे एमिनो एसिड में बदल देते हैं। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसी पॉइंट को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि पौधे प्राणी मरने के पर वियोजक जीव इसे एमिनो एसिड में बदल देते हैं। आप देखे होंगे एक पौधा जब सूखता है तो उसमें तमाम तरह के कीड़े लगते हैं, फिर वह पौधा सूख जाता है, फिर सूखने के बाद धीरे धीरे वह विनष्ट होता है, विनष्ट होकर के सड़ गल जाता है, और वह सड़ गल करके कहाँ, मिट्टी में मिल जाता है। यही हालत जीव की भी है। जीव भी जब एक उम्र के बाद उसकी जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसके शरीर को भी तमाम से जीव, तमाम बैक्टीरिया खा करके खत्म करते हैं, वियोजित कर देते हैं। और यह वियोजन के बाद जो नाइट्रोजन है वह तो मिट्टी को मिलेगी सबसे ज़्यादा मात्रा में, कुछ मात्रा में वायुमंडल को मिल जाएगी। एमिनो एसिड अमोनिया में बदल देते हैं। अब है चतुर्थ चरण, चौथे चरण की बात है। तो मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया, आप मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो मिट्टी में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और यही बैक्टीरिया मृदा के जो हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया इसे रासायनिक क्रिया से गैस में बदल देते हैं। अब तो बात क्लियर हो गई। गैस के रूप में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, यौगिक के रूप में जो है, मिट्टी के रूप में है, पौधे में है, जीव में है, सब जगह ये जो नाइट्रोजन है यह चक्र के रूप में गतिशील है। मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया इसे रासायनिक क्रिया से गैस में बदल देते हैं। अर्थात जो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में था, फिर उसे यौगिक अवस्था में, यौगिक से कार्बनिक अवस्था में, फिर उसे एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड से फिर वह मृदा और वायुमंडल में। तो चक्र कहीं न कहीं हर बिंदु पर पूरा हो रहा है, और इसी का नाम है नाइट्रोजन चक्र।
जिससे नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर के वायुमंडल को चली जाती है। वही मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ इस पॉइंट में उसी बात को उल्लेख किया गया है कि वह पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। अब इतनी सारी कवायद हो गई, नाइट्रोजन की इतनी सारी बातों पर चर्चा कर ली, तो आपके मन में एक जिज्ञासा भी होगी कि नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, नाइट्रोजन की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो आप एक एक करके जान लें। नाइट्रोजन की उपयोगिता क्या है? जीवों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। आप देखिए, फसल डालते हैं, फसल अच्छी नहीं होती है, उसमें पीलापन आता है और वह छोटी हो जाती है, वृद्धि उसकी रुक जाती है, तो आप क्या करते हैं? यूरिया डालते हैं। वह यूरिया क्या है? वह यूरिया भौतिक रूप से, जैविक रूप से, यौगिक रूप से जो नाइट्रोजन उस पौधे को नहीं मिल पा रही है, मिट्टी में वह तत्व तो कहीं न कहीं कम है नाइट्रोजन, जिस क्षेत्र में, जिस खेत में, जिस फसल में आपको नाइट्रोजन चाहिए वो वहाँ है नहीं। मिट्टी में बार बार फसल लेने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो पौधा क्या होता है? पीलापन लिए होता है, तो फिर उसकी वृद्धि रुक जाती है, उस पौधे की, उस फसल की बाढ़ रुक जाती है। और जब वह फसल की बाढ़ रुक जाती है, तब किसान क्या करता है? मार्केट से यूरिया लाता है, और वह यूरिया क्या है? नाइट्रोजन का ही स्रोत है। फिर उसमें फसल में डालता है, फिर आपका पौधा, आपकी फसल लहलहाते हुए ग्रीन, पूरी हरी हो जाती है, और उसकी वृद्धि जो रुकी हुई होती है रफ्तार पकड़ लेती है। तो यह रफ्तार क्यों पकड़ी? क्योंकि उसको जो कमी यौगिक रूप में, मृदा में नाइट्रोजन की थी, उसको किसान ने रासायनिक पदार्थ के माध्यम से पूरा कर लिया। तो एक जीव को, एक पौधे को जो भी नाइट्रोजन चाहिए वह 3 फॉर्मेट मिलती है, जैविक, भौतिक और रासायनिक। तो किसान ने क्या किया? जैविक और भौतिक तत्व के माध्यम से जो नाइट्रोजन उस फसल को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, तो उसने रासायनिक तरीके से पूरा कर दिया। और रासायनिक तरीके से पूरी होते ही जो फसल उसकी खराब हो रही थी लहलहा गई। तो यह हो गया पौधों के लिए, जीवों के लिए नाइट्रोजन की महत्ता, नाइट्रोजन की उपयोगिता। अब इसके बाद है, यह यदि पौधे को मिलेगा तो पौधे का पहला कार्य होगा विकास होगा। जो पौधे की वृद्धि रुक गई थी, फसल की वृद्धि रुक गई थी, फसल की रफ्तार में ब्रेक लग गया था, फट से उसकी विकास हो जाएगा, सब विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। और जब यह विस्तार को प्राप्त होगा तो फिर क्या होगा? प्रोटीन, नाइट्रोजन जब पहुंचेगा पौधे में तो उसकी जब वृद्धि होगी तो वह प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, यह सब पौधे में अपने आप प्रक्रियागत होकर के आगे बढ़ेंगे। फिर अमोनिया बनाने में, तो पौधों और जीवों के बाद नाइट्रोजन की का दूसरा उपयोग कहाँ होता है? अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में तीसरा है आइसक्रीम बनाने में। गर्मी का मौसम चल रहा है, फंक्शन और शादी चल रही है, बच्चे, बूढ़े, क्या जवान, सबकी पसंद आइसक्रीम है। आपको, हमको ये पता होना चाहिए कि वह हमारी आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। नाइट्रोजन का अंश उसमें होता है। वह आइसक्रीम बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रियागत स्वरूप है, वह उसमें भूमिका किसी की है? तो अपने इसी साथी नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन उसमें न सहयोग करे तो आपको आइसक्रीम भोजन के बाद, भोजन के पहले और इस गर्मी में तरी के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए गले और आपके मन को, वह कहाँ से मिलेगी? तो निश्चित है नाइट्रोजन का बहुविध प्रयोग है, बहुविविध उपयोग है, जिसमें जीवों के लिए, पौधों के लिए, अमोनिया बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, और है वायुयान के टायर में फराटा भरते हुए कभी आपको एयरपोर्ट पर, कभी आपको हवाई जहाज़ का यात्रा करने का अवसर मिलेगा, तो आप देखे होंगे जो उसका टायर होता है, उस टायर में हवा भरने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अपनी इसी नाइट्रोजन की। बिजली के बल्ब में, बिजली का बल्ब आप जो देखेंगे तो उसमें जो गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन न होती तो आज यह जो पूरी लाइट
किसी भी फंक्शन और पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में आज प्रचलित हो गया है। लाइट कहीं कमज़ोर हुई तो आपका पूरा का पूरा उत्सव बेकार चला जाता है। उस उत्सव को रंगीन करने में, उस प्रकाश को प्रकाशित करने में सबसे अहम रोल किसका है? बल्ब का। और उस बल्ब को स्वरूप या लाइट का देने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन। तो आज ये सारी बातें विशद रूप में चर्चा की गई। आपको केवल यह बताने का उद्देश्य था कि नाइट्रोजन विभिन्न स्रोतों में है। एक भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक। भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया से वायुमंडलीय नाइट्रोजन, मिट्टी की नाइट्रोजन, पौधे जीव से होते हुए पुनः मिट्टी में मिलना, मिट्टी का अंश मिट्टी को, जीव का अंश जीव को, इस तरह एक चक्र बन गया और इसका नाम है नाइट्रोजन चक्र, जो आज हमारा टॉपिक है। आप सबको यह टॉपिक एक एक करके मैं चक्र को पूरा करूंगा, जिसमें जैव भू रसायन चक्र हो गया है, जल चक्र हो गया है, कार्बन चक्र हो गया है, उसी की कड़ी में एक और आज जुड़ गया नाइट्रोजन चक्र। अब इसके बाद ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। इसकी अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तब तक के लिए इसका आप अध्ययन करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।